हेलो एंड वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। जो लोग स्टूडेंट्स आज पहली बार इस क्लास को सुन रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कि आज हम लोग जनरल अवेयरनेस की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो सीरीज है ये आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उन क्लासेस को चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। मैं पहला क्वेश्चन लेने से पहले आप लोगों को ये चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है बहुत इजी लगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हार्ड हैं। आप ध्यान से क्वेश्चन के आंसर को सुने, इसकी एक्सप्लेनेशन को सुने, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन में भी एक दो क्वेश्चंस को इसके साथ साथ ही कवर कर लेंगे। और इसमें मैक्सिमम वही सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या जिस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो आर्टिकल 352 के अंदर जो इमरजेंसी लगती है उसको पार्लियामेंट को कितनी देर के अंदर अंदर अप्रूव करना के लिए जरूरी है? तो आंसर है 1 मंथ। जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को तभी प्रोक्लेम कर सकते हैं जब उनको रिटर्न रिकमेंडेशन मिले कैबिनेट की, और ये अप्रूव होनी चाहिए बाय बोथ हाउसेस विद इन 1 मंथ ऑफ इट्स इशू। लेकिन इन केस कभी ऐसा हो कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो, तो जब भी लोकसभा दोबारा बैठे, जब भी दोबारा सेशन में हो, तो विद इन 1 मंथ इसको अप्रूव करना है। लेकिन कंडीशन सिर्फ यही है कि राज्यसभा इसको पहले अप्रूव कर चुका हो। सो डी इज द आंसर हियर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी लाइट है, कौन सी चीज है जो वैक्यूम के थ्रू पास नहीं कर सकती है? तो आंसर है जो साउंड वेव्स होती हैं, बी। जो साउंड वेव्स होती हैं वो नहीं पास कर सकती थ्रू वैक्यूम, बिकॉज वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स होती हैं और उनको कोई मीडियम चाहिए ट्रांसमिट के लिए जिसके थ्रू वो वाइब्रेट कर पाए। लेकिन वैक्यूम में क्या है, कोई एटम या मॉलिक्यूल्स नहीं होते वाइब्रेट करने के लिए, तो साउंड कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिसको बहुत अलग अलग तरह से फ्रेम करके पूछा जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ अ लिक्विड आर स्फेरिकल इन शेप। जो पानी की जो बूंदे होती हैं, जैसे बारिश भी होती है, तो वो स्फेरिकल शेप में होती हैं, किस फिनोमिना के चलते? तो आंसर है बी, सरफेस टेंशन के चलते। जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो रिस्पॉन्सिबल है इस फिनोमिना के लिए। जो इंसेक्ट्स भी, कुछ इंसेक्ट जो पानी के ऊपर चल पाते हैं, वो भी सरफेस टेंशन की हेल्प से ही चल पाते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। क्या मतलब, किस लिए? तो इसका आंसर है सी, कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक ऑब्लिगेशन है, मतलब कि उसके अंदर जरूरी है। क्योंकि जो आर्टिकल 85 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये चीज मेंशन है क्लियरली। वो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो समन करें ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट को जब उनको ठीक लगे, लेकिन दोनों सेशंस के बीच में जो गैप है 6 मंथ्स के ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये एक मैंडेटरी कंडीशन है। लेकिन इसी के साथ ही मैं आपको एडिशनल बताऊं कि हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहले बजट सेशन रहता है हर ईयर, उसके बाद मॉनसून सेशन होता है, और उसके बाद विंटर सेशन होता है। लेकिन ये तीनों जो सेशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है शुरू से कि ये तीनों सेशंस हमारे पार्लियामेंट में होते हैं। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि 2 सेशंस के बीच में गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ह्यूमन बॉडी में जो यूरिया है इस ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है? तो आंसर है लीवर। लीवर में यूरिया प्रोड्यूस होता है और किडनी उसको एक्सक्रीट करती है थ्रू यूरिन। जो हम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं उसी का जो ब्रेक डाउन होके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो फिर कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो आंसर है दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को काफी बार पूछा गया है, और इन्हीं से रिलेटेड अगर आपने कभी सुना हो ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है,
ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थ्योरी है, कई बार ये क्वेश्चन सीधा पूछा होता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और अगर एक बुक मेंशन की हो उन्होंने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो इस बुक के अंदर उन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी। इस कितनी बार पूछा जाता है इस बुक के ऑथर कौन है, ये इसलिए बुक इम्पॉर्टेंट है और ये थ्योरी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं, क्योंकि इन्होंने पहली बार ये चीज बताई थी कि जो भी ब्रिटिशर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके थ्रू उन्होंने सबको ये चीज समझाने की कोशिश की कि वो लोग हमारे ही जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे अपनी कंट्री में ले जा रहे हैं और कैसे इंडिया को वो लोग इकोनॉमिकली ड्रेन कर रहे हैं। इसीलिए इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहा जाता है। और ये बुक के ऑथर कौन है? दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम साड़ीज जो हैं कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड हैं? तो तमिलनाडु के साथ एसोसिएटेड है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ये चीज भी रिमाइंड कराने के लिए स्पेशली इसमें डाला है कि अब गवर्नमेंट हैंडलूम सेक्टर, हैंडलूम जो हमारा है उस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो आप लोग मैं आप लोगों को स्पेशली टेबुलर फॉर्म में भी इन चीजों को पढ़ाऊंगी कि कुछ कुछ स्टेट्स की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे किसी का कोई लोकल फूड हो गया या जैसे किसी का कोई कॉस्ट्यूम हो गया, जैसे फेयर्स को हम डिस्कस किए हैं, सिमिलरली इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। तो कांचीपुरम साड़ीज जो हैं इनको जीआई टैग मिला हुआ है, तमिलनाडु में फेमस है और ये मलबरी सिल्क थ्रेड से बनती हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डू और डाई का स्लोगन किसने दिया? ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी फैक्ट्स हैं। ये स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया था। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डू एंड डाई का स्लोगन है वो कब दिया गया था? तो वो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे दिया गया था, 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो वो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुआ था, जिसको अगस्त क्रांति मैदान भी कहते हैं। तो वहां से महात्मा गांधी ने ये स्लोगन दिया था, डू और डाई का। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसको नाक या कान को क्लीन करने में यूज किया जाता है? सो आंसर है सी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। केमिस्ट्री में जो पर है, केमिस्ट्री में जो पर वर्ड है उसका मीनिंग है एडिशनल इन रिलेशन टू ऑक्सीजन हेल्ड बाय अ सब्सटेंस। सो पर मैग्नेट का मीनिंग है दैट होल्ड मोर ऑक्सीजन देन मैग्नेट। पर मैग्नेट का मीनिंग है इट होल्ड्स मोर ऑक्सीजन देन मैग्नेट। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क इसमें से किसका एग्जाम्पल है? क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। जो मिल्क है ये एक इमल्शन है। आंसर इज सी, क्योंकि ये कोलाइड है टू और मोर सब्सटेंसेस का, टू और मोर इमिसिबल लिक्विड्स का, जैसे ऑयल इन वाटर इमल्शन। सो सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लोग एस्बेस्टस फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनका कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होता है? इसको ऑक्यूपेशनल डिजीज भी कहते हैं। तो उनका जो लंग है वो इम्पैक्ट करता है, उनके लंग्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें उनके जो लंग्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है या उसमें छोटे छोटे कट्स आ जाते हैं। सो इट इफेक्ट्स द लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट रेलवे ट्रेन ऑफ इंडिया जो थी वो किन स्टेशंस के बीच में चलाई गई थी? तो 1853 में 16 अप्रैल 1853 में पहली बार बॉम्बे और ठाणे के बीच में ट्रेन चलाया गया था और इसके तीन डिब्बे थे जिनका नाम था सुल्तान, सिंध एंड साहिब। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और इन अलग अलग टाइप में पूछा गया है। जैसे मैंने फ्रेम किया हुआ है कि किन स्टेशंस के बीच में था, ऐसे ही कब 1853 और इसके जो 3 डिब्बे थे उनका नाम क्या था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स हैं इनमें से किस इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किए गए हैं? ऐसे अगर हम इस क्वेश्चन में अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होती तो इंडिया में मैक्सिमम एग्रीकल्चर में है, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो आंसर टेक्सटाइल होगा। जो टेक्सटाइल है हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है जिसमें कि दोनों स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स काम करते हैं। तो ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो ए इज द करेक्ट आंसर।
सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ने अपनी 5 ईयर जो प्लानिंग थी वो कौन से ईयर से स्टार्ट की थी? 5 ईयर प्लानिंग के ऊपर अभी भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा पहला 5 ईयर प्लान था वो 1951 टू 56 था। प्लानिंग कमीशन फॉर्म हुआ, लेकिन जो क्वेश्चन आजकल 2-3 एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछा गया कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है किस कंट्री ने स्टार्ट की, तो उसमें ऑप्शन में रशिया, चाइना सब दिया जाता है। तो सबसे पहले रशिया से प्लानिंग स्टार्ट हुई। उस समय रशिया यूएसएसआर था। तो 5 ईयर प्लानिंग का जो कंसेप्ट है वो रशिया से ड्राइव हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद वो इंडिया का अपना प्लान था, लेकिन नहीं, वो रशिया से स्टार्ट हुआ। और हमारे यहाँ टोटल 12 5 ईयर प्लान्स चले। उसके बाद प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ने ले ली। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सांची स्तूपा है मध्य प्रदेश में, उसको किसने बिल्ड किया है? तो उसको अशोका के टाइम पे बिल्ड किया गया। इट वॉज कमीशन इन 3rd सेंचुरी BC बाय अशोका। और इसमें लॉर्ड बुद्धा के रेलिक्स पड़े हुए हैं, रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 0R क्या है? 0R हमारे पार्लियामेंट में वो टाइम है जिसमें कि जो बहुत जरूरी मुद्दे, जो सडनली अटमोस्ट इंपॉर्टेंट के जो इश्यूज हैं, उनको रेज कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ये किसी भी रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है, इंडिया की अपनी एक इनोवेशन है। इसमें कोई भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो प्रायर नोटिस के बिना इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन आर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑलरेडी उनके पास सबमिट होते हैं, उनसे परमिशन ली जाती है। लेकिन 0R में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, वो कभी भी पुट किए जा सकते हैं उस टाइम फ्रेम में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ जो बुक है किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो वो बिल क्लिंटन की ऑटोबायोग्राफी है। मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बता चुकी हूँ कि जो किसी बहुत फेमस पर्सनालिटीज ने जो बुक्स लिखी होती हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज होती हैं, दे आर पार्ट एंड पार्ट ऑफ द वेरियस एग्जाम्स। तो बिल क्लिंटन की ये ऑटोबायोग्राफी है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से जो रॉक है ये मार्बल में ट्रांसफॉर्म होता है? तो आंसर है लाइमस्टोन। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, और जब जो लाइमस्टोन है जब वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर से एक्सपोज होता है तो फाइनली वो क्रिस्टलाइज होके मार्बल की फॉर्म ले लेता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्री इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन थे? ये वो पर्सनालिटी है जो लगातार न्यूज में रहते हैं। और इनसे रिलेटेड एक हिंट भी देती हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके लिए गुजरात में लगाया गया है। सो आंसर इज ए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो फ्री इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? सो आंसर इज AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये ओल्डेस्ट है और ये फॉर्म हुआ था 1920 में, अक्टूबर 1920 में। और इसमें 2 मेजर पर्सनालिटीज का नाम है। पहली है लाला लाजपत राय, दूसरा है NM जोशी। तो आपको इन दोनों नाम को भी याद रखना है। खासकर NM जोशी का नाम बहुत बार इस ट्रेड यूनियन के साथ पूछा जाता है, तो वो इसके फाउंडिंग मेंबर थे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वैक्यूम में एक फेदर को, एक पंख को, एक वुडन बॉल को और एक स्टील बॉल को एक साथ फेंका जाए तो इनमें से कौन सबसे पहले नीचे आएगा? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें आपको इस एक चीज को माइंड में रखना है कि जो वैक्यूम है उसमें किसी भी तरह की रेजिस्टेंस नहीं है, तो फ्री फॉल होगा। तो तीनों चीजें इक्वली एक ही टाइम पे नीचे आएंगी, कोई भी चीज आगे पीछे नहीं होगी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। अभी इसी ईयर उनके ऊपर पहली बार एक वेबिनार हुआ जिसपे उनको याद किया गया और डिस्कस किया गया उनकी अचीवमेंट्स को।
उन्होंने जो पहले दो लोकसभा की इलेक्शंस थी 1952 की और 1957 की, इन दोनों को उन्होंने कंडक्ट कराया था। किसी भी चीज के जो फर्स्ट रहते हैं आपको उन सारे फर्स्ट को याद रखना होता है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो डायलिसिस है, जिनकी किडनी में दिक्कत होती है वो लोग डायलिसिस करवाते हैं। ये वर्ड आजकल बहुत कॉमनली हमने सुना होता है। तो इसमें कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? तो उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। डायलिसिस के थ्रू क्या होता है कि जितने भी हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट और जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको डायलिसिस के थ्रू बाहर निकाल लिया जाता है। और ये तब कराया जाता है जब हमारी जो किडनी है वो ब्लड को प्रॉपरली फिल्टर नहीं कर पाती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से किस साइंटिस्ट ने ये बुक लिखी है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम? ये स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है और ये बहुत ही पॉपुलर साइंस की बुक है कॉस्मोलॉजी के ऊपर, और ये पब्लिश हुई थी 1988 में। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति स्वरूप भट्टागर अवार्ड जो है इनमें से कौन सी फील्ड के साथ एसोसिएटेड है? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ एसोसिएटेड है। इसको एनुअली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR जो है वो देता है इसको। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स में। और ये फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट किया गया था 1958 में स्टार्ट किया गया था। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का फर्स्ट फुली इंडियन बैंक कौन सा था? तो उसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, PNB। PNB को 1894 में रजिस्टर किया गया था कंपनीज एक्ट के अंडर, और तब इसका जो मेन ऑफिस था वो लाहौर में था, नाउ इन पाकिस्तान। और इस बैंक की डिस्टिंक्शन है कि ये फर्स्ट इंडियन बैंक था जिसको इंडियन कैपिटल के साथ स्टार्ट किया गया था, और ये अभी तक प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, बहुत बार न्यूज में हम इसका नाम सुनते हैं। तो ये कहाँ लोकेटेड है, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? तो आंसर है न्यू दिल्ली। ये रिपोर्ट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन को, और ये जितने भी एजुकेशन और रिसर्च एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ही करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पुलित्जर अवार्ड जो है किस फील्ड में दिया जाता है? आंसर है लिटरेचर और जर्नलिज्म में दिया जाता है। अवार्ड्स हर एग्जाम का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आप लोगों को जो भी आप न्यूज में भी जो अवार्ड सुनते हैं आपको पूरा इसको याद रखना होगा कि अवार्ड किसको मिला। तो जो पुलित्जर प्राइज है इस साल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल इसको 3 इंडियंस को भी दिया गया है, जिसमें कि दर यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, इन तीनों को अवार्ड मिला है। इन तीनों को जर्नलिज्म में फोटोग्राफी की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इन द कैटेगरी ऑफ फोटोग्राफी दर यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद, CHANNI। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। 2020 में इन तीनों को फोटोग्राफी की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो आंसर है लेड। जो कार्बन है यही एक नॉन मेटल है मेटलॉइड ग्रुप के बाहर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जो डायमंड है वो एक नॉन मेटल है और वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन जो ग्रेफाइट है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इलेक्ट्रोड्स में यूज होता है। तो जो पेंसिल लेड है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जिसको भी कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये ग्रेफाइट से बनता है तो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? उसको फर्मेंटेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस में हेल्प कौन करता है? ईस्ट। सारा रोल ईस्ट प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये जो यीस्ट है वो अल्कोहल की फर्मेंटेशन करती है। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
एनारोबिक रिएक्शन कहते हैं उसको। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या है? आंसर है वोल्ट। वोल्ट एसआई यूनिट है वोल्टेज का, और इसमें जो एम्पेयर है ये एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट का। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि ये क्वेश्चंस आपको हर ईयर पूछे जाते हैं, और रेपिटेटिव मोड में ये क्वेश्चन, अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन उस कैटेगरी में है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा मटेरियल है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है? मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा मटेरियल है जिसमें कैल्शियम पाया जाता है? तो आंसर है जिप्सम। जो जिप्सम है ये सल्फेट मिनरल है। जिप्सम जो है वो सल्फेट मिनरल है जिसमें कि कैल्शियम पाया जाता है, और जिप्सम को ऐसे भी एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है, और ये मेन कॉन्स्टिट्यूट होता है बहुत तरह के प्लास्टर्स का। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो समर सॉलिस्टाइस है वो सर्दर्न हेमिस्फीयर में कब होता है? तो हम लोग सोचेंगे कि जैसे हमारे यहाँ नदर में जून में होता है, जून 20 और 21 को, जैसे नर्दर्न हेमिस्फीयर में तब होता है तो हमें लगेगा शायद वहां भी उसी समय गर्मी होती होगी, लेकिन जो सर्दर्न हेमिस्फीयर है वो हम लोगों वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। तो 22 दिसंबर को सर्दर्न हेमिस्फीयर। सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वंदे मातरम है उसको पहली बार कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया था? तो आंसर है सी 1896। और इसको लिखा किसने है? इसको बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया है। आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कौन सा है? तो आंसर है वंदे मातरम। और इसको इंडिया ने एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब किया था? जनवरी 24, 1950। आजकल ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी रिलीज बाय सन? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, और स्टूडेंट हमेशा फिजन और फ्यूजन में ही कंफ्यूज रहता है। तो जो सन है वो फ्यूजन एनर्जी से वर्क करता है, जिसमें कि मल्टीपल जो न्यूक्लियाई होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एक हैवी न्यूक्लियस बनने के लिए। और सन की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, उसमें जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू हीलियम। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सन में सबसे ज्यादा दोनों में से कौन सी गैस अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है इन सन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वो फिशन एनर्जी पे बेस्ड होते हैं, इसको मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। तो सन के लिए फ्यूजन। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स नहीं है? पहली नजर में सबको लगेगा कि शायद क्वेश्चन गलत है, बट नहीं, क्वेश्चन ठीक है। सी जो फ्यूल सेल है ये रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी होती है? जो कि कॉन्स्टेंटली रिप्लेनिश होती रहती है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, लेकिन जो फ्यूल सेल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थ्रू केमिकल रिएक्शन। लेकिन वो ग्रीन इसलिए है क्योंकि कंबस्टन नहीं होती उसमें, इसलिए वो ग्रीन एनर्जी का पार्ट है, लेकिन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। और आजकल के टाइम में जब रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा टॉपिक है तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सिम्बेक्स जो एनुअल नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में कौन से साल में स्टार्ट हुई थी? तो ये 1994 में स्टार्ट हुई थी, और इस साल 2020 में ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही क्योंकि इसको साउथ चाइना सी में कंडक्ट किया गया, जिसपे कि चाइना बहुत ज्यादा क्लेम करता है, और उसकी बहुत सारी कंट्रीज के साथ रिवेलरी भी है साउथ चाइना सी में। तो इन दोनों कंट्रीज ने इस साल जो अपनी एक्सरसाइज थी साउथ चाइना सी में कंडक्ट की, इसलिए ये जो एक्सरसाइज है और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें कौन सी गैस जो है एसिड रेन में इन्वॉल्व होती है? एसिड रेन का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है डिफरेंट फॉर्म्स में। सबसे पहले इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। एसिड रेन तब होती है जब जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और जो सल्फर डाइऑक्साइड जो इमिट होता है, जब वो रिएक्ट करता है वाटर, ऑक्सीजन या बाकी केमिकल्स के साथ, तो वो फॉर्म करता है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। और फिर जब बारिश होती है तो ये ग्राउंड पे एसिड रेन का फॉर्म ले लेती है। तो कितनी बार आपको सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड भी ऑप्शन में दिया होगा कि इन दोनों इनमें से रिस्पॉन्सिबल कौन है एसिड रेन के लिए? तो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड भी करेक्ट ऑप्शन है। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो बेल ऑफ द क्लॉक है, जो वेस्टमिनिस्टर जो लंदन में जो क्वीन का जो पैलेस है उसके अपर पार्ट में जो क्लॉक लगा हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि ये लंदन की एक बहुत फेमस जगह है जिसको लोग देखते हैं और हम मूवीज में भी बहुत सुनते हैं। तो आंसर है ए, बिग बेन। ये निक नेम है ग्रेट बेल का ऑफ द क्लॉक, जो कि पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर इन लंदन में है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का पहला विजुअली इम्पेयर्ड जो लोग हैं, जो देख नहीं सकते, उनके लिए जो फ्रेंडली रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है? तो आंसर है मैसूर। मैसूर का जो रेलवे स्टेशन है वो फर्स्ट विजुअली चैलेंज लोगों के लिए फ्रेंडली स्टेशन है। इसमें जितने भी प्लेटफॉर्म नंबर हैं वो सब ब्रेली में लिखे हुए हैं, जिसको कि वो लोग पढ़ सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन से मुगल रूलर को जिंदा पीर भी कहा जाता है? तो आंसर है सी, औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। 6th मुगल एम्परर थे, 1658 टू 1707। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो हमारा प्रियम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था? आंसर है 42nd अमेंडमेंट 1976। या आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया था। तो तब आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें कितने वर्ड ऐड किए गए थे? तो उसमें टोटल 3 वर्ड ऐड किए गए थे। सेकुलर आपने क्वेश्चन में ऑलरेडी देख लिया, सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया था और इंटेग्रिटी वर्ड ऐड किया गया था। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको 3 ऑप्शन में देखिए भी पूछा जा सकता है इनमें कौन से वर्ड ऐड हुए थे। तो सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो इससे आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, अगर पूछा जाए कि क्या प्रियम्बल अमेंड हो सकता है तो जी हो सकता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है वो कहाँ लोकेटेड है? तो आंसर है दिल्ली। ये हॉकी का स्टेडियम है क्योंकि ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और जो ध्यानचंद स्टेडियम है, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ हुई थी, जो फर्स्ट एशियन गेम्स थी वो 1951 में न्यू दिल्ली में हुई थी और इसी स्टेडियम में हुई थी। फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 में न्यू दिल्ली में हुई इन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। अब आपको भूलेगा नहीं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो प्रोजेक्ट टाइगर है कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ? तो आंसर है अप्रैल 1973। आपको जितने भी एनिमल्स को लेके मेजर जो प्रोजेक्ट्स कंट्री में चल रहे हैं, आपको उन सब की डेट्स को याद रखना होगा। हम टाइम एंड अगेन काफी सारे क्वेश्चंस में इन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप सारी वीडियोस को अच्छे से देखें, उसकी एक्सप्लेनेशन को सुने ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कान्हा नेशनल पार्क कौन सी स्टेट में है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और ये इसलिए भी फेमस है ये जगह क्योंकि जो जंगल बुक है जिसपे मूवी भी बेस्ड है, जो जंगल बुक है उसको लिखा किसने है? रुडयार्ड किपलिंग ने। और ये स्टोरी भी उन्होंने कान्हा नेशनल पार्क में बेस्ड ही लिखी है। तो मैंने आपको इसके साथ ये फैक्ट भी ऐड करा दिया। और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। मैंने एक करंट अफेयर्स पे एक वीडियो बनाई है जिसमें आप जानते हैं कि हम लोग टैबुलर फॉर्म में चीजों को डिस्कस करते हैं, तो उसमें मैंने सारे
बायोस्फीयर रिजर्व्स और एक में नेशनल पार्क्स डिस्कस किए हुए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं ताकि आप सारी पार्क को लर्न कर पाएं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बूची बाबू मेमोरियल जो ट्रॉफी है कौन से स्पोर्ट के साथ रिलेटेड है? तो जो बूची बाबू मेमोरियल ट्रॉफी है वो क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। जो बूची बाबू नायडू हैं वो क्रिकेटर के बहुत बड़े प्लेयर थे फ्रॉम साउथ इंडिया। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी मैचेस को भी स्टार्ट किया था और उनको फादर ऑफ साउथ इंडियन क्रिकेट भी कहा जाता है। तो ये ट्रॉफी जो है क्रिकेट के साथ रिलेटेड है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट है ये कौन से ईयर में एक्ट बना? ये एक्ट कौन से ईयर में फ्रेम हुआ था, पास हुआ था? 1856 में। इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है आप लोगों के कि इसको कौन से इसको पास कब किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे पास हुआ था, क्योंकि कितने लोग हाफ फैक्ट सुनते हैं, हाफ पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन भी वैसा ही अटेम्प्ट हो जाता है, तो कितने लोग लॉर्ड डलहौजी को करेक्ट आंसर मार्क कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसको ड्राफ्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन पास कैनिंग के टाइम पे हुआ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी मेटल की जो एबिलिटी होती है उसको वायर में ड्रॉ कर देने की, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको डक्टिलिटी कहा जाता है। आप लोग कंफ्यूज होंगे ऑप्शन ए और डी के बीच में कि शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेलेबिलिटी लगता होगा। मेलेबिलिटी मेटल की वो क्वालिटी होती है जिसमें हम उसको जब हैमर से मारते हैं तो हम उसको बहुत पतली शीट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे थिन शीट्स होती हैं गोल्ड की या सिल्वर की, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो मेलेबिलिटी में आएगी, लेकिन जब हम उसको वायर में ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आपको ऐसे छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गुप्ता रूलर्स थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा जो स्ट्रक्चर है बहुत ऑर्गेनाइज्ड और इनोवेटिव था? तो वो था एडमिनिस्ट्रेशन। उनका जो प्रोविंशियल और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम था, पूरा एम्पायर डिविजन्स में बटा हुआ था। उन डिविजन्स को भुक्ति कहते थे। तो आंसर ए होगा। और ऐसे भी जो गुप्ता पीरियड है उसको हिस्ट्री में गोल्डन एज कहा जाता है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शिलिंग है वो कौन सी कंट्री की करेंसी है? तो जो शिलिंग है वो केनिया की करेंसी है और केनिया की कैपिटल नैरोबी है। आपको मैं लास्ट वीडियो में भी रिक्वेस्ट करके भी बोली थी कि जब भी आप पढ़ो फैक्ट्स को कोरिलेट करके पढ़ो ताकि आप बहुत सारी चीजों को कवर कर पाओ। तो अब मैं आपको इन कंट्री की करेंसी बता देती हूँ। जैसे साउथ कोरिया की वन है WON, इजराइल की शेकल है और घाना की सेडी है। मैंने लास्ट क्लासेस में भी कुछ कैपिटल्स को कवर किया, कुछ करेंसीज को कवर किया, तो आप प्लीज इन चीजों को इम्पोर्टेंस दें कि अगर इन क्वेश्चंस को हम लोग पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप एक साथ बहुत सारे फैक्ट्स को रिमाइंड नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके, जैसे इसमें आप 4 कंट्री की करेंसीज को याद कर सकते हैं, तो ऐसे ही आप स्लोली कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज एटलीस्ट जो न्यूज में रहती हैं, आप उनकी करेंसी, उनकी कैपिटल को माइंड में रख सकते हैं। सो हमारी आज की क्लास में डिस्कशन इतनी ही थी। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। योर कमेंट्स आर हाईली वैल्यूएबल, आपको तुरंत फीडबैक भी मिलेगी। और इन केस आप इसमें कोई और एडिशनल पॉइंट्स या कोई भी कुछ भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हो तब भी आप बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।